नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो भाई अजीत डोभाल की जो स्टोरी थी उसका जो हमने पार्ट 1 देखा है, तो आज हम उसका भाई पार्ट 2 देखेंगे। क्योंकि उसमें वीडियो काफ़ी लंबी थी तो मैंने आधा ही पार्ट वहाँ पे अपलोड किया था। तो आप लोगों में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि भाई पार्ट 2 अपलोड करो। तो भाई एक बंदे ने आप में से बोला था कि भाई फुल वीडियो डाला करो। तो भाई वो 42-45 मिनट की वीडियो थी, तो टोटल वो लगभग घंटे 50 मिनट 55 मिनट की वीडियो बनती, तो आप लोगों को देखना भी इतना आसान नहीं रहता। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं भाई वीडियो के एंड में। साथ में आगे चल के अगर कांग्रेस जीतती है तो कश्मीर का सीएम बनाने का भी वादा किया मुफ्ती से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुफ्ती थे वो कांग्रेस में आ गए थे और इनकी जो पार्टी थी वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। कांग्रेस ने मुफ्ती को काम दिया था कि कैसे भी करके कश्मीर में कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कांग्रेस पावर में आएगी तभी उनको सीएम बनाया जाएगा। और मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम अपना शुरू कर देते हैं कश्मीर के अंदर। अब ये बातें तो हो गई थी कि ये कांग्रेस जीतेगी फिर ये सीएम बनेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था। तो इसी बीच में कांग्रेस क्या करती है कि कश्मीर में अपनी प्रेजेंस के लिए शेख अब्दुल्ला से हाथ मिला लेती है और इलेक्शन लड़ने लगती है उसके साथ मिलके। तो इस चीज से मुफ्ती बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो अजीत डोभाल को मल्टीपल टाइम कश्मीर में भेजा जाता है। अजीत डोभाल ने मुफ्ती से मल्टीपल मीटिंग की और मुफ्ती से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी अजीत डोभाल की। इनकी दोस्ती के थोड़े टाइम बाद ही मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस के लॉन्ग टर्म विजन पे लात मार के कांग्रेस को छोड़ देते हैं और जन मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं। और जन मोर्चा से इन्हें कैबिनेट की पोजीशन भी ऑफर हो जाती है। और फिर आगे चल के मुफ्ती यहां से भी हटके पीडीपी भी बना देते हैं, जिससे कश्मीर की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से अजीत डोभाल से कांग्रेस खुश नहीं थी। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईबी एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ आरएनडब्ल्यू ने अपनी बुक में भी ये चीज मेंशन की है कि अजीत डोभाल ही इन सब के पीछे थे और इन्होंने ही पीडीपी पार्टी बनवाई कश्मीर के अंदर। Ajit gradually drifted away to the other side, to Mufti Sahab. Then the story, as one of the stories attributed to him, is that he played a role in creating the PDP. तो इधर कश्मीर में सारी चीजें चल रही थी। दूसरी तरफ आईबी का नया डायरेक्टर बनाया जाना था, क्योंकि जो पहले था उसका टेन्योर खत्म हो रहा था। और अजीत डोभाल का आईबी का नया डायरेक्टर बनना तय था, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से भी देखा जाता तो अजीत डोभाल ही बनते। लेकिन होता क्या है कि 31 जुलाई 2004 को कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब कांग्रेस को अजीत डोभाल को आईबी का नया डायरेक्टर तो बनाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने जो 2 साल का टेन्योर होता था उसको कम करके 8 महीने का कर दिया था। और फिर इसके बाद आगे चल के 2005 में अजीत डोभाल जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और अजीत डोभाल जी के जाने के बाद जो नया आईबी डायरेक्टर बनाया गया ESL नरसिम्हन, उनका जो टेन्योर था वो पूरा 2 साल का ही रखा गया, उनका कम नहीं किया गया। तो इस चीज के भी एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगे कि जानबूझ के कांग्रेस ने अजीत डोभाल का टेन्योर 2 साल से कम करके 8 महीने का कर दिया था। लेकिन अजीत डोभाल जो थे वो देश के बाहर तो दिमाग लगा ही रहे थे, देश के अंदर भी उससे ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। और फिर आगे चल के कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो दोबारा पावर में आए। तो देखिए, अजीत डोभाल रिटायर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और स्किल्स थी उसका यूज करके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब जिस ईयर ये रिटायर हुए थे, सेम ईयर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियां दाद के बेटे जुनैद से 9 जुलाई को मक्का में होनी थी और उसका जो रिसेप्शन था 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात में रखा गया था। अब ये चीज डोभाल को पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में दाऊद इब्राहिम आने वाला है। ये ऐसा मौका था कि जहां पे दाऊद की लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन फिर भी इस जगह पे दाऊद को पकड़ने के लिए अगर कोई ऑपरेशन किया जाए तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और फेल होने पे इंडिया की जो इमेज थी उस पर बहुत बड़ा डेंट लगता, इसलिए इंडिया किसी भी तरीके से कमांडो ऑपरेशन से बच रही थी। अब यहां से अजीत डोभाल एक प्लान बनाते हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन को रीच किया। छोटा राजन जो था वो पहले दाऊद इब्राहिम के ही गैंग का मेंबर था, लेकिन फिर इनमें लड़ाई हो जाती है। इनफैक्ट एक बार दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में छोटा राजन पर अटैक भी करवाया था। तो ये सारी चीजें जो थी वो अजीत डोभाल को पता थी। तो वो छोटा राजन को अपने नेटवर्क का यूज करके रीच करते हैं और छोटा राजन को कन्विंस कर लेते हैं कि यहाँ पे साथ में मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारा जा सकता है। छोटा राजन जो था वो मान जाता है इस चीज के लिए और बॉर्डर पार करवा के अपने गैंग के 2 शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इंडिया भेजता है। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल जो है वो इनकी ट्रेनिंग इंडिया की एक सीक्रेट लोकेशन पे करवाना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम बहुत ही कम था इस पूरे ऑपरेशन के लिए, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल ने इनके नकली पासपोर्ट, दुबई की टिकट वगैरह सब अरेंज करा दिए गए थे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। मुंबई पुलिस जो थी ये शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रही थी और मुंबई पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर को अजीत डोभाल के इस ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है।
कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही इस पर्टिकुलर चीज इन दोनों शूटरों के बारे में मुंबई पुलिस को बताया था ताकि इस चीज से निपटा जा सके। तो होता क्या है कि ये जो शूटर्स थे, दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर्स को फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि जो वहां पे होटल होगा उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे एंटर करना है, मारना कैसे है दाऊद को, ये सारी चीजें समझा रहे थे। तो अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डेप्यूटी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवानकर सेम होटल में पहुंच जाती हैं और कहते हैं कि विकी और फरीद यहाँ पे नेताओं को मारने आए हैं, ये तो पहले से ही मोस्ट वांटेड हैं, इसलिए इनको हमें अरेस्ट करना होगा। अब यहाँ से अजीत डोभाल और इन लोगों में बहुत बहसा बहसी भी शुरू हो जाती है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। अब अजीत डोभाल उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं थे, तो उनकी और नहीं चल पा रही थी। तो ये लोग इन शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के हाथ से जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दाऊद को मारने की, वो छूट जाती है। अजीत डोभाल ने अपने सीनियर्स को फोन करके इसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज वगैरह में सारी बात आ गई थी। अजीत डोभाल इतना गुस्सा हो गए थे जब ये लोग शूटरों को पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने आईपीएस मीरा बोरवानकर से कहा कि आई विल टीच यू अ लेसन। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अजीत डोभाल की हिट लिस्ट में रहे, उन्होंने अपने पूरे करियर में मल्टीपल टाइम ट्राई किया दाऊद को पकड़ने का, और आज की डेट में भी वो चाहते हैं कि इसको कैसे भी पकड़ ले। हालांकि अजीत डोभाल के जो क्रिटिक्स हैं उनका यह मानना है कि डोभाल जो है वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देके अपना नाम बना सके। अब अजीत डोभाल की इस पर्टिकुलर टाइम पे तो पावर बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने अपने और ऑप्शन जो है वो भी एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए और ऐसे एक्सप्लोर किए कि इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल के रख दी, और तब से लेके आज तक ये पावरलेस नहीं हुए, अभी तक ही पावर में है। तो होता क्या है कि इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद ही ईयर 2008 में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी सीएम थे और मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इन्वाइट किया कि यहाँ पे आके आप एक यूनिवर्सिटी खोलो, इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस साइंस से रिलेटेड, जिसमें ये सारे कोर्सेज भी हों। अजीत डोभाल गुजरात पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के, जिसमें से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ये खुद थे, तो ये सारी चीजें बना के अजीत डोभाल जो है वो रक्षा शक्ति नाम से एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं गुजरात के अंदर। और फिर इसके 1 साल बाद ईयर 2009 में अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे से मिलते हैं। एकनाथ जो थे वो उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर विवेकानंदा केंद्र नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को प्रमोट करती है, वो चलाते थे। तो अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन वीआईएफ खोलते हैं। इस थिंक टैंक का ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर जैसी चीजों पे रिसर्च और एनालिसिस करके इंडिया को और स्ट्रांग और सिक्योर करा जाए। और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये सेमिनार वगैरह करते थे। कई सेमिनार में तो इन्होंने कांग्रेस के मुद्दों पे भी सपोर्ट दिखाया, जैसे देवयानी खोबरागाड़े इंसिडेंट था, बांग्लादेश लैंड इशू था, इस पे भी सेमिनार किए इन्होंने। अब ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी इसकी एक और विंग थी इंडिया फाउंडेशन नाम से, इसमें यंग लोग ज्यादा थे जैसे राम महादेव, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु। तो सेम ईयर यानी कि 2009 में अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल जो सऊदी और यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ये इंडिया वापस आके इस इंडिया फाउंडेशन, ये जो थिंक टैंक बनाया था इन्होंने, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन पूरे इंडिया के अंदर न्यूज में आता है ईयर 2011 में। विवेकानंदा फाउंडेशन क्या करती है कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन। अभी जो रिपोर्ट थी इन्होंने कांग्रेस को सबमिट नहीं की, बल्कि इनके ऑपोजिशन, उस समय बीजेपी ऑपोजिशन में थी, इनको सबमिट करते हैं। और फिर ये सबमिट करने के बाद ये लोग इससे रिलेटेड 2 सेमिनार करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी सब पहुंचते हैं। तो अभी भले ही सिचुएशन चेंज हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर सेमिनार करते थे। तो इसके बाद देश भर में ब्लैक मनी और करप्शन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये उनके लिए एक सरदर्द बन गई थी। तो कांग्रेस ने आईबी के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विलांस पे डाल दिया था और इस पर नजर रखती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका कोई असर नहीं होता है। फिर अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सब इसी करप्शन को लेकर अनशन पे बैठ जाते हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। के साथियों के साथ बदसलूकी हुई उसके बस 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने आया। ये गड़बड़ी फैलाने से तो ये तो जनतंत्र नहीं है, जिसके बारे में हर किसी को ऑलरेडी पता ही है। ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है और फिर बीजेपी पावर में आती है। और बीजेपी जब पावर में आती है तो नेशनल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी पोस्ट है एनएसए की, वो मिलती है अजीत डोभाल को। और बाकी भी जो इस फाउंडेशन से रिलेटेड लोग थे जैसे निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु, इन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है। अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया था तो उस पर बहुत हल्ला भी हुआ था, क्योंकि एमके नारायण का अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो जितने भी एनएसए बने हैं वो आईएफएस डोमेन से ही रहे हैं, लेकिन इसको साइड में करके भी अजीत डोभाल को एनएसए बनाया जाता है।
है। और जैसे ही अजीत डोभाल एनएसए बनते हैं तुरंत जून 2014 में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाता है इनके सामने। इराक में 46 इंडियन नर्सेस फंस गई थी। अजीत डोभाल इराक में पहुंच जाते हैं, तुरंत इन नर्स को वापस लाने की पूरी प्लानिंग डिजाइन करते हैं। इनफैक्ट म्यांमार हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, यहां तक कि जो अभी आर्टिकल 370 तक है, हर ऑपरेशन में 2014 से लेकर अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं अजीत डोभाल खुद प्लान करते हैं हर एक चीज। इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, अजीत डोभाल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अजीत डोभाल के एनएसए बनने से एकदम नई अप्रोच आई। जनरली कोई भी कंट्री होती है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेनली 3 स्ट्रेटेजी में से कोई एक फॉलो करती है, डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव। इंडिया ने मोस्टली इंडिपेंडेंस के बाद से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसमें क्या होता है, आर्मी, इंटेलिजेंस सब एक्टिव होते हुए भी बस अपने पर होने वाले जो अटैक होते हैं उसको रोकते हैं। लेकिन अजीत डोभाल ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा शिफ्ट किया। इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो होती है वो रेकमेंड की, जिनके रिजल्ट पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे निकले, अटैक कम हुए। लेकिन ईयर 1998 से अभी तक, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से अजीत डोभाल के रिश्ते जो है वो कांग्रेस से बहुत खराब हुए और टाइम टू टाइम अजीत डोभाल के ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशन भी लगते रहे। तो इंडिया के बाहर दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ अजीत डोभाल को अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर लगे एलिगेशन से भी लड़ना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल के जो बेटे थे शौर्य डोभाल, वापस आके इन्होंने इंडियन फाउंडेशन, इससे आके ये जुड़ गए थे। लेकिन साइड में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चलाते थे जिसका नाम टॉर्च इन्वेस्टमेंट था। इसको पहले जीज कैप भी बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। लेकिन इसको लेके भी दिक्कत खड़ी हो गई थी। ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी इसमें एक पाकिस्तानी जिसका नाम सैयद अली अब्बास था, वो को फाउंडर था इस कंपनी का। तो कांग्रेस ने इस पे कहा कि एक तरफ देश का एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे है, दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है, तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है ये। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है। ये जो इंडिया फाउंडेशन थी ये टाइम टू टाइम सेमिनार करती थी और इसके जो स्पॉन्सर थे वो फॉरेन कंट्रीज की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी, जैसे बोइंग, इजराइल की मगल सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड। तो इसको लेके भी अजीत डोभाल इनके बेटे को घेरा गया कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनियां इनको क्यों स्पॉन्सर करेंगी, बिना किसी फायदे के तो ये करेंगी नहीं। तो इसका लिंक भी अजीत डोभाल और इनके बेटे से जोड़ा गया कि इन कंपनीज को फेवर किया जा रहा है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है। अब यहां तक भी ठीक था, लेकिन अजीत डोभाल की असली दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब कांग्रेस के जयराम नरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल ने जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 13 दिन बाद केमैन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती, वहां जाके GNY एशिया हेज फंड स्टार्ट कर दिया और इसका जो लिंक है वो पूरी तरीके से नोटबंदी से एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो सारी चीजें हैं ये कैरावेन मैगजीन में भी छपी और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो अजीत डोभाल ने जयराम नरेश और कैरावेन मैगजीन के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर दिया। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है और विवेक डोभाल रिटर्न में भी माफी लेते हैं। ये उस माफी की कॉपी है। तो देखिए अजीत डोभाल की जो लाइफ है वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। और चाहे देश के बाहर लड़ना हो या अंदर लड़ना हो और 3 बार एनएसए बन के पावर अपने हाथ में रखना हो, इनको कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक दी गई है। और यही रीजन है कि इनको देश के अंदर लोग असली चाणक्य कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एनएसए हैं जिनके हाथ में इतनी पावर रही, इतने बड़े बड़े लोग इनके पीछे पड़े, लेकिन पावर इनके हाथ से कोई खींच नहीं पाया। और जब गवर्नमेंट तक इनके हिसाब से नहीं रही तो गवर्नमेंट। अजीत डोभाल की लाइफ के बारे में तो भाई बताया जा रहा था और यकीन माने ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम लग नहीं रही और फिल्मी हीरो से भी। और भाई मेरे घर में एक इनका वाक़या जो हुआ है ना, वो मेरे घर में टाइगर जिंदा है कि जो दूसरा पार्ट आया था ना उसमें अफगानिस्तान में जो जाते हैं वो बचाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाके वो ना बचाते हैं नर्सों को, 40-41 नर्सों को बचा के, यानी कि इस तरह का वो टाइगर जिंदा है में वो दिखाया गया है। शायद वहाँ पर भी वो नर्सों को ही बचाते हैं, डॉक्टरों को, नर्सों को जो इंडियन गए होते हैं। बाकी भाई जो गोल्डन टेम्पल की बात हुई, जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया मामला, वो बहुत धांसू था। शुरू में जो 2-3 जगह पर सिक्किम वाला भाई बहुत कमाल का था। और मजे की बात तो ये भाई एक पुलिस वाले को एजेंसियों में लेना, ये और इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना, तो पहले नंबर तो भाई एक भाई इनका जो बैकग्राउंड था वो आर्मी से ही था और ऊपर से पढ़े लिखे अच्छे थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और पहले टाइम में यूपीएससी को क्लियर की, ऑफिसर बने, फिर जाके भाई वो आगे जो भी इनको मिशन मिला इन्होंने इसको अच्छे अंदाज में किया। हर मर्द अपनी जान को हथेली पर भी तो नहीं रखा। ये बात भी है, ऐसे नहीं। और साफ है कि भाई एक जो अवार्ड 14 साल बाद मिला था वो 7 साल
और इनको अचीव कर लिया। अच्छा, कांग्रेस शुरुआत में इनको कांग्रेस आगे जाने वाली है, इंदिरा जी के दौर में आ गया है, तो फिर कांग्रेस ही इनको खत्म करने वाली थी। तो साफ ज़ाहिर है बाद में कुछ इन्होंने सियासत में भी इन्वॉल्वमेंट की है और जल्दियों का काम करता है, और साफ ज़ाहिर है कि हर बंदा चाहता है कि भाई वो पावर हासिल करने के लिए सारे यही चाहता है ना, काम ऑफिसर करें, क्रेडिट हम लेते हैं। हाँ, तो ये भी चीजें सियासत में इन्वॉल्वमेंट इन्होंने की है और इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाकी ये भाई बीजेपी ने बाद में आके बहुत ज्यादा लेवल के ये बंदे थे ना, बगैर पावर के तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। सही बात, पावर लेने के लिए फिर मजबूरी थी इनकी सियासत में आना। फिल्म से कम नहीं लगती, और मेरा ख्याल है कि भाई फिल्म तो आप नहीं कह सकते, हाँ उनकी ज़िंदगी में आप पूरी एक वेब सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अपने करियर के स्टार्ट से लेकर अभी तक उनका करियर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें जो है वो की हुई हैं। भाई मुझे तो स्पाई की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ना डिफिकल्ट लगती है, ऑनेस्टली बताऊं। गुमनाम तो होती है बट देखो ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना, मतलब और जिस तरीके से उन्होंने बीच में जिक्र भी किया पाकिस्तान का, जब जिक्र किया था उन्होंने बोला कि 2 मरतबा जब किसी ने एक बार वो वाला तो सुना हुआ था ना जो कान का था, और दूसरा दाढ़ी वाला तो नकली दाढ़ी गिर रही है, तो तो मुझे बड़ा डर लगता है ऐसी चीजों से कि लाइक अगर आप पकड़े जाओ तो मतलब ऑब्वियसली उसके बाद आप सारी जिंदगी के लिए जो है वो उसी कंट्री की प्रिजन में ही रहते हो। तो जिस तरीके से खैर, लेकिन ये कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जिस तरीके से उन्होंने बात की और जितने भी उनके वाकयात जिंदगी के सुनाए, आई थिंक ये तो वो वाले वाकयात होंगे जो बहुत ही फेमस होंगे, जो बहुत हाईलाइटेड होंगे और सामने जो है वो आए होंगे। बहुत सारे ये वाकयात ऐसे थे जो आपको जो पता ही नहीं था, और वो तब आते हैं या तो उनकी जिंदगी के बाद आपको पता चलते हैं, या उनके ऊपर जब कभी बुक्स लिखी जाती हैं या बहुत ज्यादा जो है एलैबोरेट करके जो है आपको नजर आता है, तब आपको जाके जो ये चीजें पता चलती है कि अच्छा भाई फलाना बंदा अपने टाइम पे इतनी सर्विसेज जो है वो देकर गया हुआ है। पर मैं ये बात सोचती हूँ कि देखो कैसे इंसानों के अलग अलग शौक होते हैं ना, कि लाइक किसी को स्पाई बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो खैर मुझे तो वैसे वाकई में डर लगता है ऐसी मतलब लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। वैसे मैंने ये भी सुना हुआ है कि जो स्पाई होते हैं वो अपनी फैमिली तक को नहीं बताते तो, लेकिन इसमें तो ये पता चल रहा था कि उनकी जो वाइफ है उनको पता है ना। कहाँ पता चल रहा था यार, देखिए जैसे क्या नाम लेते हैं, जब वो वहां पे जाते हैं मिजोरम में जाते हैं, तो वो घर में कमांडर्स को बुलाते हैं, तो उनकी वाइफ को पता ही नहीं था कौन है जो आए हैं। लेकिन सर ने जो एक मिशन कंप्लीट किए है ना, एक सोच भी नहीं सकते कि यार उनके ये मिशन एक इतने आसानी से कोई और बंदा कंप्लीट कर पाता। देखे ना कि एक माइंड उनके अंदर शुरू से ही ऐसा था कि जब उन्होंने एक स्टार्ट किया है ना, तब से ही उन्होंने एक ऐसे काम किया जिसकी वजह से यूपीएससी का एक फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और उन्होंने जो एक पहला मिशन गुजरात वाला कंप्लीट किया है ना, उसकी वजह से ही वो ज़्यादा चमके थे। अब देखे कि दोनों पार्टियां एक बहुत ख़तरनाक थी, और ऐसे दंगों में जाने के लिए कोई बंदा तो भाई एक पहली बात है एग्री होते ही नहीं है। अगर कोई हो भी जाए तो वो भी बेचारा पीछे के कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। लेकिन सर ने अंदर जाकर बिना किसी हथियार के, बिना किसी एक पुलिस के या किसी को अंदर जाने के बगैर डंडे के भाई उन्होंने ना वो मामला सुलझा कर और वहां से निकल आए। इसकी वजह से वो आगे आए थे और इतने बड़े मिशन किए हैं उन्होंने। नहीं बाकी सही बात है, एक इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और एक अकल तो भाई जरूर चाहिए होता है, जो कि मतलब कि एक कैसे बात करनी है, कैसे उनको एक कन्विंस करना है, तो वो बात काफी ना एक आगे चली जाती है। अब देखो ना ज्यादातर एक मतलब कि एक सिस्टम होता है, एक गवर्नमेंट होती है, वो एकदम से बोलते हैं कि एक काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अब देखो ना एक जासूसी करना, आगे जो एक बड़े बड़े मिशन हो, अब वो गोल्डन टेम्पल वाला काफी एक बड़ा मतलब कि एक मिशन था, जिस पर ना तो एक बेकसूर उसमें मारे जाते, ये भी ख्याल रखना था, और उसको एक पूरा करने के लिए अजीत डोभाल एक इतना बड़ा नाम है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है और उससे आगे, उन सबको पता है कि अजीत डोभाल कौन है।
जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक आर्मी घराने में पैदा होते हैं और उसके बाद जो है ऑफिसर बनते हैं, और पहला जो इनका जो केस होता है वही इनको बहुत ज्यादा पॉपुलर बना देते हैं, जो कि एक जूते से शुरू होता है, जो कि एक रिलीजियस फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अजीत डोभाल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, बहुत से लोगों के रिएक्शन जाने, लेकिन आज भी ये इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं और उनके जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी जो स्मार्टनेस है ये बहुत ज्यादा यूनिक है। वो चीजें जो एक आम इंसान नहीं सोच सकता ये वो करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है बहुत आउटस्टैंडिंग। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जो कि सेकंड पार्ट है भाई। तो इसमें नीतीश राजपूत ने भाई जो अजीत डोभाल की स्टोरी सुनाई है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि अजीत डोभाल के बारे में मैंने बहुत कई वीडियोज़ और भी देखी हैं। लेकिन जो डिटेल इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे बाकी कहानियों में, क्योंकि बाकी जो स्टोरीज थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, या बंदे बताते थे तो इतनी डिटेल में अजीत डोभाल के बारे में नहीं बताते थे। तो भाई जो ये वीडियो नीतीश राजपूत ने बनाई है, ये मतलब कि इसमें अजीत डोभाल की पूरी मतलब जैसे कहते हैं बायोग्राफी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जैसे उनका जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो जॉब का तरीका है और उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कैसे कैसे अचीव किया, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। तो आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि पार्ट 1 में आपने काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं, तो ये सेकंड पार्ट है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई सेकंड पार्ट में रिव्यू भी सुनवाएंगे, तो इसमें लास्ट में रिव्यू भी है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि भाई मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।